ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। ये वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। यूपी के बनारस से बड़ी खबर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। सुरक्षाकर्मी छात्रों को दौड़ाते रहे वहां पर, लेकिन छात्रों की पत्थरबाजी नहीं रुकी। छात्रों ने गमले वहां पर तोड़ दिए। इस दौरान कई थानों की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। छात्रों को हॉस्टल तक खदेड़ा गया। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब बीएचयू के राजा राम मोहन राय हॉस्टल का एक छात्र जो था उसको गाड़ी ने टक्कर मार दी और छात्र चोट लगने के बाद वो यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत करने के लिए गया था। आरोप है कि छात्र की सुनवाई करने की जगह उसे वहां से भगा दिया गया और इस बात की जानकारी होने पर राजा राम मोहन राय हॉस्टल के अलावा बिरला और कुछ और हॉस्टल्स के छात्र वहां जमा होने लगे, इकट्ठा होने लगे और प्रदर्शन करने लगे। फिर पथराव वहां शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हालात को देखते हुए पुलिस को वहां बुलाया कि भारी संख्या में पुलिस बल यूनिवर्सिटी कैंपस में तैनात किया गया है। तो भारी बवाल किस तरीके से यहां पर हुआ, इसके 4 तस्वीरें आपके सामने है। प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों से झड़प हो गई छात्रों और जवानों के बीच इस तरीके से वहां पर झड़प, पथराव जवानों पर छात्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएचयू परिसर में गमले जो रखे गए थे वो इस तरीके से तोड़ दिए गए, वो तस्वीर भी आपके सामने है। और उसके बाद छात्रों को किस तरीके से जवानों ने वहां पर दौड़ाया, ये वो भी तस्वीर आपके सामने। सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पथराव यहां किया गया। बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग हॉस्टल से छात्र यहां पहुंचे और उसके बाद ये भारी बवाल हुआ कि देर रात बीएचयू में एक छात्र को टक्कर लगी थी। उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में अब से कुछ ही देर पहले जमकर बवाल हुआ। प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवान और छात्र आमने सामने हो गए। ये तस्वीर कुछ ऐसा ही हाल बयां कर रही है। आप देखिए कि ये पोस्टर फटे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो गमला है वो भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण रही है और उसको नियंत्रित करने के लिए निकटतम थानों की फोर्स पहुंची और ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से यहां पर जो तनावपूर्ण स्थिति रही है वो कितनी गंभीर रही है। आप देखिए कि इस समय फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए निकटतम थानों की फोर्स भी पहुंची। हालांकि इस मामले पर अभी प्रोक्टोरियल बोर्ड का कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन आप ये देखिएगा, पोस्टर देखिएगा, ये पूरी तरह से फटे हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपाधापी की स्थिति में आप देखिए कि जो पौधे लगे हुए हैं वो भी बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। गमला भी टूटा हुआ आगे नजर आ रहा है और फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस मामले में और क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देर रात अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते यूनिवर्सिटी परिसर में पथराव शुरू हो गया क्योंकि छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों में झड़प वहां पर हो गई थी। हंगामे के बाद जमकर पथराव शुरू हो गया और छात्रों ने प्रोक्टोरियल के जवानों पर मारपीट की, ये आरोप है। वहीं प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों ने दावा किया कि छात्रों पर पथराव छात्रों ने की, ये दावा किया गया है जवानों की तरफ से। पथराव का आरोप बिरला हॉस्टल के छात्रों पर भी लगा के इस दौरान गुस्साए छात्रों ने परिसर में रखे जो गमले थे उनको तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। काशी तमिल संगमम के पोस्टर जो वहां पर लगे हुए थे उनको भी फाड़ दिया गया, जिसके बाद बीएचयू परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। देर रात की ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल हुआ है। आप देखिए कि ये वो चौराहा है जहां पर अब से कुछ ही देर पहले जो छात्र रहे हैं और इसके अलावा जो प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवान रहे हैं वो आमने सामने हो गए। इसी भी जो जानकारी आ रही है वो ये कि छात्रों का ये कहना है कि राजाराम छात्रावास के बाहर किसी छात्र को पीटा गया, जिसके बाद वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऑफिस पहुंचे थे और वहां पर उनकी जो कहा सुनी है वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों के साथ हुई। उसके बाद उन्हें वहां से वापस भेजा गया और जब वो वापस जाते हैं तो बिरला छात्रावास से बड़ी संख्या में छात्र बाहर निकल कर आते हैं और यहाँ पर ये पूरी तरह से आप देखिए कि इस समय ये स्थिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर की हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गमला टूटा हुआ नजर आ रहा है और अब से कुछ ही चंद मिनट पहले ही यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, दूर दूर तक पूरी तरह से सियापा पसरा हुआ है। अब आपको तफसील से बता देते हैं कि आखिर बवाल की वजह क्या रही। वहां बताया गया कि राजाराम हॉस्टल के पास छात्र गाड़ी से टकरा गया था, जिसके बाद छात्र शिकायत लेकर प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने गार्ड से कहा सुनी उसकी हो गई
और छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया कि जिसकी जानकारी मिलने पर बिरला हॉस्टल के छात्र भी वहां बड़ी संख्या में पहुंच गए और आरोप है कि जिसके बाद छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों पर वहां पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव शुरू हो गया। इस वक्त एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, गुजरात के वडोदरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, ये उनकी ओर से कहा गया। सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू और सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को योजना सफल नहीं होने दी। ये बड़ा बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दिया गया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। अब इस खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हैं, गोवा से अगली खबर है। गोवा में कार चला रहे शख्स ने एक युवक को बुरी तरीके से कुचल दिया। हादसे की तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। ये युवक कुछ समझ पाता उससे पहले बैक गियर में आती हुई कार ने इसे जोरदार टक्कर मार दी। पहली टक्कर के बाद ही युवक दीवार से टकराते हुए जमीन पर गिर गया। इसके बाद कार ने इसे दोबारा टक्कर मारी और युवक चीखने लगा। इस खौफनाक टक्कर कांड के बाद कार चला रहा शख्स बाहर निकला और ऐसे बर्ताव करने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद गुस्साए लोगों ने इसकी धुनाई कर दी। कार के आगे मारपीट होती रही और युवक दीवार के सहारे काफी देर तक दबा रहा। अब इस हादसे को दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की नजर से देखिए। युवक पहले थोड़ी दूरी पर खड़ा था और जैसे ही 5 कदम आगे बढ़ा, कार ने उसे कुचल दिया, जबकि दूसरा शख्स वहां से हट चुका था। इस विवाद की शुरुआत तभी हो गई थी जब कार चला रहे शख्स ने सड़क किनारे खड़ी इस बाइक में टक्कर मारी। बाइक में टक्कर मारने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और तभी युवक ने भागने की कोशिश की और बैक गियर में ही उस युवक को कुचल दिया। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कार सवार ये युवक नशे में था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अक्सर चोरों को ये लगता है कि एटीएम में हमेशा पैसा भरा रहता है, इसलिए जब एटीएम को वो तोड़ नहीं पाते तो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और जब खोलते हैं तो हाथ खाली रह जाता है। कर्नाटक के बेलगावी में चोरों ने एटीएम मशीन से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब मशीन नहीं खुली तो एटीएम को ही कंधे पर उठा लिया और 200 मीटर तक पैदल चलने के बाद एटीएम मशीन को गाड़ी में लादकर फरार हो गए। इस वारदात को अंजाम देने के लिए 3 चोर आए थे, 1, 2 और 3। सीसीटीवी की नजर से बचने के लिए सबसे पहले एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन को काटा। हालांकि तब तक डीवीआर में उनकी तस्वीर रिकॉर्ड हो चुकी थी और एटीएम मशीन ले जाते वक्त भी बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी करतूत कैद हो गई। बताया जा रहा है कि इस एटीएम मशीन में सिर्फ 1 लाख रुपए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन तीनों चोरों की तलाश में है। और अब एक अच्छी खबर है, भारत ने आत्मनिर्भरता का एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई इंजेक्शन सीट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सही तरीके से जेट का ऊपरी हिस्सा टूटा, पायलट समेत सीट निकली और कुछ फीट ऊपर जाते ही पायलट का पैराशूट भी खुल गया। और इस तरह से डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में तेजस विमान की इमरजेंसी इजेक्शन सीट का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। जिस वक्त ये टेस्ट किया गया उस वक्त विमान की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारत अब कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी तकनीक है। अब भारत को विदेशी कंपनियों से महंगी इजेक्शन सीट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता की बड़ी सफलता बताया। आपको याद होगा 21 नवंबर को दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था। इस हादसे में विंग कमांडर नामांश सयाल शहीद हो गए थे। चीन से भीषण आग का डरावने वाला वीडियो सामने आया है। यहां सड़क पर आग की ऐसी लपटें उठी कि इलाके में दहशत फैल गई। ऐसा लगा कि सड़क पर अग्नि तांडव हो रहा है। आग तो खतरनाक थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना इस आग का काला धुआं था जो कई फीट ऊपर तक उठता देखा गया। सड़क का एक कोना जल रहा था और दूसरी लेन से गाड़ियों की आवाजाही जारी थी।
ये वीडियो चीन के ग्वांगझोउ से सामने आया, जहां पैराफिन से भरे ट्रक में आग लग गई थी। इस आग ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। यूपी के अमरोहा से खबर है। अमरोहा में एक लड़की ने परिवार से अपना हिस्सा मांगा, लेकिन ये बात उसके भाई को इतनी नागवार गुजरी कि भाई ने ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। 32 साल की योगिता चाहती थी कि पिता की पुश्तैनी जमीन में से एक हिस्सा उसे भी मिले। आरोप है कि जिद से योगिता का भाई नाराज हो गया और धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। जांच में पता चला कि कुछ दिन पहले योगिता के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में पिछले कई दिनों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और यही विवाद अब खूनी अंजाम तक पहुंच गया। इनका प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। इनके भाई पे हत्या करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है। घटना के बाद योगिता का भाई घर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। राजस्थान के डीग में एक बेटे ने मां को 7,000 रुपए दिए थे और जब वापस मांगने पर मां ने वो पैसे बेटे को नहीं दिए तो बेटे ने मां की हत्या कर दी। रुखसाना को भी नहीं पता होगा कि जिस बेटे को उसने जन्म दिया वही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। बेटा होटल में काम करता था और वहीं से उसने 7,000 रुपए कमाए थे। इन पैसों को उसने अपनी मां रुखसाना को रखने के लिए दिए और जब पैसे वापस मांगे तो रुखसाना ने पैसे वापस करने से मना कर दिया। आरोप है कि इसी के चलते गुस्साए बेटे ने रुखसाना के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। लड़की ने अपनी मां से 5 से 7,000 रुपए अपने मांगे थे। उस बात को लेकर उसने मना कर दिया। उसकी मां ने मना करने पर उसने पास में रखे चबल उठाकर उसके सिर में मार दिया। अब रुखसाना के पति ने अपने ही बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाया है। यूपी के महाराजगंज में पिछले दिनों सिर कटी लाश मिली थी। इसको लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि जांच में ये बात सामने आई है कि अंबुज भारद्वाज की हत्या दगाबाज दोस्तों ने ही की थी। 6 महीने पहले अंबुज भारद्वाज आयुष नाम के युवक के संपर्क में आया, फिर दोस्ती हुई और 26 नवंबर को अंबुज उसी साथी के साथ कार से एक कार्यक्रम में शामिल होने गया, लेकिन फिर कभी लौटा नहीं। 28 नवंबर को पिता ने 20 साल के बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान महाराजगंज में सिर कटी लाश मिली। जब शव की शिनाख्त की गई तो पहचान अंबुज भारद्वाज उर्फ रीशु के रूप में हुई। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने मिलकर की थी और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 दिसंबर को पुलिस ने आयुष और मेराज नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि हत्या से पहले शराब पार्टी की गई और उसी दौरान अंबुज से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद कुल्हाड़ी से अंबुज की गर्दन काट दी और फिर सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंक दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को वारदात वाली जगह पर ले जाकर उनकी निशानदेही पर शव को बरामद किया। 80 साल की बुजुर्ग महिला और उसके परिवार की बेरहमी से पिटाई के मामले में कोर्ट ने बिहार के अरवल की डीएसपी और 2 दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद से डीएसपी और दरोगा दोनों ही फरार हैं। मामला 4 महीने पहले का है, जब डीएसपी पुलिस बल के साथ अरवल के इस घर में पहुंची। पैक्स चुनाव में हुए विवाद के बाद इस तरह से छापेमारी की कि मानो कोई पुलिस नहीं आतंकी को पकड़ने गई हो। पुलिस वाले तेजी से घर में दाखिल हुए और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला को एक पुलिस वाले ने खींचकर किनारे किया तो वहीं पास में खड़ा दूसरा पुलिस वाला महिला को मारने लगा। टीम में महिला पुलिस थी, लेकिन पुरुष सिपाही ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की। उसके बाद दरवाजे पर इतने लात मारी कि दरवाजा टूट गया। आरोप है कि इसके बाद घर वालों की बेरहमी से पिटाई की गई। इसी मामले में घोड़े पर सवार महिला डीएसपी को समन किया, लेकिन पुलिस वाले कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब डीएसपी और दोनों दारोगा फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। रुबैया सईद किडनैपिंग केस में सीबीआई की जमकर फजीहत हुई है, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई को बड़ा झटका देते हुए शफात अहमद शांगलू को रिहा कर दिया है और सीबीआई की ओर से दाखिल कस्टडी अर्जी को भी खारिज कर दिया है। सीबीआई को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि शफात अहमद शांगलू का चार्जशीट में कहीं जिक्र नहीं है। कोर्ट ने फैसले में शांगलू को निर्दोष बताया। बस बरी कर दिया, इंसाफ किया, कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। ये सच की जीत है सर, क्या कहेंगे? ये सच की जीत है, कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। सीबीआई ने देश के पूर्व गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के मामले में शफात अहमद शांगलू को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद का अपहरण हुआ था।
कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी कि शांगलू आतंकी संगठन JKLF से जुड़ा था और रुबैया सईद अपहरण केस में भी शामिल था। जांच एजेंसीज ने दावा किया कि शांगलू लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और यासीन मलिक का करीबी सहयोगी भी था। लेकिन चार्जशीट में शफात शांगलू का कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए सीबीआई को शांगलू की कस्टडी नहीं मिली और उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद शांगलू ने कहा कि उसका ना तो आतंकी संगठन JKLF से कोई संबंध था और न ही यासीन मलिक से। वाराणसी के नमो घाट पर मंगलवार को तमिल संगमम का शुभारंभ हुआ, लेकिन यहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने सीएम योगी के पास पहुंचने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने फौरन इस युवक को पकड़ लिया और घसीटते हुए यहां से बाहर ले गई। अब पुलिस इस युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। ये युवक उस मंच के पास तक पहुंच गया था जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। कार्यक्रम में सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन फिर भी युवक सीधे सामने से मंच तक पहुंच गया। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ा, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया और पकड़कर नीचे खींच लिया। इसके बाद उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि युवक अकेले आया था या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, कोई और कारण है। हालांकि अब तक की जांच में मामला सिर्फ अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश का ही लग रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। एसआईआर के काम में जुटे एक और बीएलओ की जान चली गई। ये खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से सामने आई है। जिस बीएलओ की जान गई वो शिक्षक थे। परिवार का दावा है कि कमलकांत शर्मा एसआईआर के चलते दबाव में थे। सुबह वो स्कूल पहुंचे और वहीं पर उन्हें चक्कर आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब जिला प्रशासन ने मृतक बीएलओ के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही। उधर बरेली में भी एक टीचर अजय अग्रवाल की जान चली गई, जो एसआईआर के काम में जुटे हुए थे। अजय अग्रवाल की मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताई जा रही है। कुछ दिन पहले बरेली में बीएलओ रहे सर्वेश गंगवार की भी ड्यूटी के दौरान जान चली गई थी। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर को लेकर हंगामा पहले दिन की तरह ही जारी रहा। विपक्ष ने साफ कहा कि जब तक चर्चा नहीं होती तब तक कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। सुबह 10 बजते ही मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में राहुल खड़गे के साथ सोनिया और प्रियंका भी शामिल हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला वहां से निकलते हुए दिखाई दिए, तभी प्रियंका गांधी ने उन्हें रोका और कुछ बात की। 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके चलते कुछ ही देर में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री भड़क गए। हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हंगामे के चलते कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा और जब 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो भी विपक्ष हंगामा और नारेबाजी करता दिखाई दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और उम्मीद है कि आज से संसद का सत्र बिना हंगामे के चलेगा, क्योंकि अब ये बात तय हो गई है कि अगले मंगलवार और बुधवार को लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा की जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने चर्चा के लिए विपक्ष से 3 मुद्दे मांगे थे, लेकिन विपक्ष ने साफ कहा कि उसका एक ही मुद्दा है और वो है चुनाव सुधार। हम क्यों जिम्मेदारी की चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। विपक्ष की मांग है कि हर साल में बुधवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद अगर सरकार किसी मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार है। सुलह की कोशिश को लेकर दोपहर 3 बजे लोकसभा की बीएसी की बैठक हुई। बैठक में स्पीकर ओम बिरला ने भरोसा दिया कि 1 हफ्ते के अंदर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। सत्र पे भी वो बोले थे कि हाँ हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा। कब हम बोलेंगे बाद में जी। लेकिन वो किया नहीं। इस बार भी वही तरीका चला रहा है काल से कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बोलेंगे। अब सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार को संसद में पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी और फिर मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा की जाएगी। देश में इस वक्त राजनीतिक बहस के लिए कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन नेता एक पालतू कुत्ते को लेकर आपस में भिड़ गए हैं और ये वही कुत्ता है जो सोमवार को संसद परिसर में नजर आया था।
सोमवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जिस कार में बैठकर संसद भवन पहुंची थी, उसी कार में ये कुत्ता नजर आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने इस पर सवाल उठा दिए थे, जिस पर अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था? यही अलाउ नहीं है। Well, I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बात होने लगी। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में भी डिस्कशन करती है तो किस पर करती है? डॉग्स, नॉट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। रेणुका चौधरी के उस बयान पर भी विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका ये कुत्ता काटता नहीं है, बल्कि काटने वाले तो संसद के अंदर बैठे हैं। इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ के मटियारी चौराहे पर स्थित अवस्थी स्वीट हाउस के बेसमेंट में अचानक से भीषण आग लग गई और आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बेसमेंट में मौजूद कर्मचारियों ने जैसे तैसे यहां से भागकर अपनी जान बचाई, जबकि धुएं के कारण कुछ समय तक अंदर फंसे 2 लोगों को पुलिस और दमकल कर्मियों ने दीवार तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जिस वक्त यहां पर आग लगी है उसी वक्त की भयानक तस्वीर आपके सामने है। भवन के ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग भी तेजी के साथ बाहर निकल आए, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। लखनऊ की ये तस्वीर है। स्वीट हाउस के बेसमेंट में अचानक से आग लग गई। अब आग की वजह क्या रही इसकी जांच की जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो सर्वोच्च प्राथमिकता वो ये कि जो लोग अंदर मौजूद होंगे उनको बाहर निकाला जाए, और वही किया पुलिस और दमकल कर्मियों ने। जिस वक्त यहाँ पर आग लगी है उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ के 7 बड़े मॉल में छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। एफएसडीए की 14 टीमों ने यह कार्रवाई की है। मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेरफेर करने का आरोप है। लुलु हाइपर मार्केट में की गई छापेमारी, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर 14 टीमें एफएसडीए की जो एक्शन ले रही हैं। 7 बड़े मॉल हैं जहां पर छापेमारी की गई है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट में कहा यह जा रहा है गड़बड़ी का आरोप है इन पर। लुलु हाइपर मार्केट में छापेमारी हुई है। लुलु हाइपर मार्केट को बंद कराया गया है, और लुलु मॉल में डबरू द चाप दुकान पर भी कार्रवाई हुई है। बिना लाइसेंस दुकान चलाने का आरोप है। सिनेपोलिस मॉल में भी एक्शन हुआ कि यहाँ पर एफएसडीए का एक्शन दिखाई दिया। खाद्य सुरक्षा नियमों को लेकर ये कार्रवाई राजधानी लखनऊ में हुई है। 7 बड़े मॉल हैं जहां पर ये रेड पड़ी है। एफएसडीए की टीमें यहां पर पहुंची और कार्रवाई की गई। कहा यह जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेरफेर इन्होंने कर रखी थी, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। लुलु हाइपर मार्केट में ये छापेमारी हुई है, और इसके अलावा सिनेपोलिस मॉल में भी एक्शन हुआ। इस वक्त यूपी के बुलंदशहर से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें, बुलंदशहर से मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। बदमाशों पर युवक को गोली मारने का आरोप है, और बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, और 3 बदमाश जिनको गिरफ्तार किया गया है, 2 के पैर में गोली लगी है, ये जानकारी सामने आई। और बदमाशों पर युवक को गोली मारने का आरोप है, और साथ ही बदमाशों के पास से हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अब बात पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस मिसाइल ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, जिसकी मारक क्षमता की चर्चा पाकिस्तान की संसद में हुई, दुनिया के कई देश जिस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत से हाथ मिला रहे हैं, उसी ब्रह्मोस मिसाइल के अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है, जिसकी जद में अब पाकिस्तान का हर कोना है। 3, 2, 1 ये मिसाइल दिल्ली से उड़ेगी तो एक उड़ान में पाकिस्तान को पार कर जाएगी। पाकिस्तान के किसी भी कोने में दुश्मन के अड्डे को तबाह करने में सक्षम है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता बढ़कर 800 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूर तक मार करने वाली इस मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया है। अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में 3457 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरी और दूर समंदर में बने टारगेट को भेद दिया। निशाना बिल्कुल सटीक था, ठीक वैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के 11 एयरबेस को तबाह किया था। पाकिस्तान पार जाकर टारगेट भेदने की ताकत रखती है। और ये लॉन्च सिर्फ टेस्ट नहीं था, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत की मिसाइल ताकत दिखाने का एक मौका भी था। ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए खास है क्योंकि ये हल्की, तेज और घातक है। जमीन, समुद्र और हवा से मार करने में ये सक्षम है। 2005 में जब ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना में शामिल हुई तो उस वक्त इसका रेंज
290 किलोमीटर तक ही था। 2016 में भारत के MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में शामिल होने के बाद इसका रेंज बढ़ाकर करीब 500 किलोमीटर किया गया। लेकिन अब यानी 1 दिसंबर 2025 को सफल टेस्ट के बाद भारत के पास 800 किलोमीटर का कॉम्बैट लॉन्ग रेंज वर्जन आ गया। ब्रह्मोस का इस्तेमाल थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों ही सेनाएं करती हैं। अब आगे बढ़े इस वक्त अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। अब आप कोई नया फोन लेने जाएंगे तो उसमें गूगल से जुड़े ऐप्स के साथ भारत सरकार का एक नया ऐप पहले से जुड़कर आएगा, जिसका नाम है संचार साथी ऐप। आप चाहें या ना चाहें, ये ऐप आपको एक बार तो इस्तेमाल करना ही होगा। बस इसी बात को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों को अपने नए फोन्स में इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दिया। सरकार की दलील है कि इस ऐप से चोरी किए गए फोन पकड़े जाएंगे आसानी से। फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन को पकड़ने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, स्पैम कॉल्स इससे रुक जाएंगे। जबकि विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार की चाल है, वो ऐप को जबरदस्ती डाउनलोड करा करके लोगों का डेटा इकट्ठा कर रही है। इस फसाद की जड़ बना भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का एक आदेश, जिसमें कहा गया 90 दिनों के अंदर भारत के सभी नए फोन्स में संचार साथी ऐप होना जरूरी है और जो फोन पहले से बन गए हैं उनमें अपडेट लाकर इसे कैसे भी करके डाउनलोड करवाएं। अब इस एक आदेश के बाद विपक्ष बिखर गया। कांग्रेस के नेता जासूसी के आरोप लगाने लगे। It's not just snooping on the telephones, it's overall turning this country into a dictatorship. The government is trying to put a surveillance on entire people of this country. विपक्ष की तरफ से पैदा की गई आशंकाओं का जवाब देने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री खुद आए। ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है, कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि संचार साथी पोर्टल को 20 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया और इससे 1 करोड़ 75 लाख धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन हटे हैं। संचार साथी ऐप के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको हम बताते हैं और विपक्ष कौन से मुद्दे पर पकड़कर बैठा हुआ कि ये भी जानकारी आपको हम देते हैं। तो संचार साथी ऐप इसी साल जनवरी में लॉन्च हुआ था। उससे पहले ये पोर्टल के तौर पर काम करता था और इस ऐप के जरिए आप फर्जी कॉल रिपोर्ट कर सकते हैं, साथ में खोए हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट हो सकती है। मोबाइल की पहचान बताने वाले IMEI नंबर को पहचान सकते हैं। ये तमाम फायदे हैं इस ऐप के। अब सरकार ने जब नए फोन्स में इसे इंस्टॉल करना जरूरी कर दिया है, तब से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि फर्जी फोन पकड़ने की बात तो सही है, लेकिन इसे जबरदस्ती डाउनलोड करवा कर रखना कौन सी वाजिब बात है। उपयोगी हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की मर्जी पे ये डाउनलोड होनी चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ सरकार की तरफ से कंपल्सरी हो जाए। दूरसंचार विभाग के फैसले की तुलना विपक्ष ने रूस और नॉर्थ कोरिया से कर दी। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जॉन के रास्ते पे चल रही हो? सरकार इतनी इनसिक्योर क्यों? शायद दुनिया में रूस एकमात्र देश है, उसने भी हाल में इंस्टॉल किया। इतने सवाल जब एक साथ उठे तो सरकार ने आकर कहा कि अगर आप ऐप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की सफाई के बाद कहीं जाकर विपक्ष इस मुद्दे पर नर्म पड़ा। लेकिन असली सवाल अब यहाँ से शुरू होता है। सवाल ये कि अगर फोन में एक बार वो ऐप आ गया तो क्या आपका सारा डेटा सरकार के पास चला जाएगा? और ऐप डिलीट करने के बाद भी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आपका डेटा लेता रखे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। पहला सवाल यही था कि ऐप से सरकार के पास क्या क्या डेटा चला जाएगा। जवाब में पता चला आपके कैमरा, कॉल लॉग्स, टेलीफोन, आपके जो स्टेटस है, SMS, स्टोरेज और बहुत सारी जानकारियों को जरूरी तौर पर हासिल करता है। सरकार के मुताबिक ऐप डिलीट भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ऐप डिलीट करने के बाद भी डेटा जा सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन अगर ऐप ने पहले से कुछ बैकग्राउंड सर्विस या प्रोफाइल इंस्टॉल की हो तो वो डेटा भेजती रह सकती है। क्या डिलीट ऐप से भी जासूसी हो सकती है? जवाब है नहीं। जासूसी तभी संभव है अगर ऐप ने सिस्टम में कोई छिपा कंपोनेंट इंस्टॉल कर दिया हो। आशंकाओं और आरोपों के बीच फिलहाल एक सत्य यही है कि संचार सारथी ऐप नए फोन में लागू हुआ ही आएगा। महाराष्ट्र से अगली खबर है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में निकाय चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। नवे नगर इलाके में शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार की पार्टी NCP के समर्थक आपस में भिड़ गए।
जिसके बाद वहां गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हंगामा तब शुरू हुआ जब ईवीएम मशीनें बंद होने की खबर के बाद दोनों ही पार्टियों के समर्थक इकट्ठा हो गए और उनके बीच बहस शुरू हो गई। ये बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। इसके बाद शिंदे गुट के समर्थकों ने एनसीपी के नेता सुशांत जाबरे के समर्थकों की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़कर स्थिति को कंट्रोल किया। यूरोप के देश बुल्गारिया में एक रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के ड्राफ्ट बजट का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों ने डंडों और कुर्सियों से दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। आंदोलन कर रहे लोगों ने कूड़े के कंटेनरों में आग लगा दी। पुलिस पर पत्थरबाजी और कुर्सी फेंककर प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया। हिंसा भड़कती देख पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के ड्राफ्ट बजट का कई दिन से विरोध हो रहा है। सरकार ने अब कहा है कि वो इस बजट को वापस ले रही है। और इस वक्त तमिलनाडु से बड़ी खबर है, आपको बता दें तमिलनाडु के कोयम्बतूर में कार में भीषण आग लगी है। पोदाची इलाके में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की कार में ये आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग को बुझा लिया, ये अपडेट है। और भीषण आग में कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई, ये उसी वक्त की तस्वीर है। तमिलनाडु से बड़ी खबर है, कोयम्बतूर में कार में अचानक से भीषण आग लगी और इस कार के जलने की तस्वीरें सामने आई हैं। कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। ये प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी के कार में आग लगने की तस्वीर है। दमकल कर्मियों को वहां बुलाया गया मौके पर और आग को बुझा लिया गया है, ये अपडेट है इस वक्त की। लेकिन जिस वक्त ये कार पूरी आग में जल रही थी उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। राजस्थान से अगली खबर है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बन गया है। मीणा ने शिकायत लेकर पहुंचे एक महिला की हथेली पर ही लिखकर आदेश जारी कर दिया और उनका ये अनूठा अंदाज सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कोई भी गौशाला के लिए कार्य को नहीं रोकेगा। दरअसल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा चाय की चुस्की लेने एक दुकान पर पहुंचे। मंत्री जी को देख कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे और अपनी समस्याएं बताने लगे। उनमें दौसा से आई एक महिला भी शामिल थी जो गौशाला के काम में रुकावट डालने की शिकायत लेकर पहुंची थी। डरती मैं समा जाऊंगी सर, देख लो। लेकिन वो महिला आवेदन पत्र नहीं लाई थी, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने उसके हाथ पर ही आदेश लिख डाला। कोई भी गौशाला के लिए कार्य को नहीं रोकेगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने 4 दिसंबर को दौसा आने का भरोसा भी दिया। मंत्री के इतना लिखते ही महिला के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। अगली खबर यूपी से है। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी रहे व्यक्ति के अवैध बारात घर पर कार्रवाई हुई है और बुलडोजर की मदद से बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इससे पहले बुलडोजर के पहुंचते ही लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें शांत कराया और फिर कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर अवैध निर्माण डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। अवैध मैरिज हॉल के मालिक उसी मौलाना तौकीर रजा का करीबी है जिसकी जहरीली तकरीर की वजह से बरेली में हिंसा हुई थी। हालांकि विरोध की वजह से काफी देर तक बुलडोजर एक्शन रुका रहा, लेकिन बाद में प्रशासन ने कार्रवाई की और बारात घर को जमींदोज कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।